एग्जाम में भी रिपीट किया गया है, तो आप इस पे स्पेशल ध्यान दीजिए। बायोडाइवर्सिटी, तो सबसे पहले इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो जो ये टर्म है बायोडाइवर्सिटी, इसको फर्स्ट, इसका जो नेम्ड हुआ था, ठीक है, ये किया गया था बाय वॉल्टर जी रोजेन के द्वारा इन 1986 में। 1986 यानी कि 1986 में ये वर्ड फाइंड किया गया, कॉइन किया गया बाय वॉल्टर जी रोजेन। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हमें ये समझना होगा व्हाट इज द मीन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जैसे कि नाम को ही आप थोड़ा देखिए, बायो और डाइवर्सिटी। बायो मीन्स लाइफ, ठीक है, और डाइवर्सिटी यानी कि वैरायटी। तो क्या हो गया? वैराइटीज ऑफ लाइफ या लिव्स। अब अर्थ पे बहुत सारे जीव जंतु हैं, ठीक है, वैराइटीज आपको देखने को मिल जाएगी। तो उसी की स्टडी को हम यहाँ पे, जब हम डिफरेंट टाइप के एनिमल्स, बर्ड्स, वाइल्ड एनिमल्स, इन सब ऑर्गेनिज्म है, इंसेक्ट्स है, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं, तो इसी को बायोडाइवर्सिटी का नाम दिया गया। ठीक है, डाइवर्सिटी मतलब होता है वैरायटी, तो इसीलिए बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट टर्म्स है जहाँ हम डिफरेंट टाइप के एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में समझेंगे। बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ। अर्थ पे बहुत तरीके के लाइफ फॉर्म्स हैं, और जो कि लिविंग थिंग्स एसेंशियल है, इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, according to IUCN in 1998, variety and variability of species of their populations, the variety of species of their life form, IUCN ने 1998 में ये फाइंड आउट किया, ये बताया कि भाई अगर कोई भी एक एरिया है, ये जैसे सपोज कोई छोटा एरिया है, तो यहाँ पे अगर कोई भी, जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बर्ड की, ठीक है, बर्ड में किसकी बात कर रहे हैं? स्पैरो की बात कर रहे हैं। तो स्पैरो, इसकी एक तरीके से पूरी कम्युनिटी रहती है यहाँ पे, ठीक है। अब इस कम्युनिटी को ही स्टडी करना स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। अब बर्ड्स में डिफरेंट तरीके की बर्ड्स हैं, उनकी एक क्लास होती है, उनकी एक स्पीशीज होती है, क्लास होती है, कम्युनिटी होती है, ये अलग अलग एरिया में डिवाइडेड हो जाते हैं जो इकोलॉजिकल प्रोसेस का पार्ट होते हैं। ठीक है, इसी को डाइवर्सिटी कहते हैं, डाइवर्सिटीज ऑफ स्पीशीज। तो बायोडाइवर्सिटी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया वो 3 पार्ट्स में किया गया। कैसे किया गया? एक तो होता है डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे। दूसरा होता है डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम, डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम, अलग अलग तरीके के इकोसिस्टम्स होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, लैंड होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। लैंड पे भी बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, पानी में भी बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, और रेतीली जो जगह होती है वहाँ पे भी बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, तो उसमें भी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। देयर इज अ ह्यूज डाइवर्सिटी इन एक्वेटिक, लैंड एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, और उनकी भी हम स्टडी करते हैं। तीसरा जो टाइप होता है बायोडाइवर्सिटी का, वो होता है डाइवर्सिटी इन जीन्स। अब जेनेटिकल इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ता है जीव जंतुओं के ऊपर। अब हम ही देखिए, अगर आप डॉग की ही बात करें तो डॉग में भी आपको जीन्स के बेसिस पे डिफरेंट तरीके के डॉग्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये जीन का जो इफेक्ट होता है ये वेराइटीज बना देता है डॉग में अलग अलग। तो ये 3 तरीके के टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी होती है, डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज, डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम और डाइवर्सिटी ऑफ जीन्स। ठीक है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो कि है फ्लोरा एंड फोना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साथ के साथ, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया किसके बेसिस पे किया गया? क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट का पूरा पूरा इफेक्ट पड़ता है। क्लाइमेट आप देखिए, जिस जगह पे ज़्यादा बारिश होती है, जहाँ मॉइस्चर होता है, वहाँ आपको वैरायटी और ज़्यादा देखने को मिलेगी। वहाँ जीव जंतु, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, जीव हैं, जंतु हैं, कीड़े मकोड़े आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है। मिट्टी का भी एक इफेक्ट पड़ता है, सॉइल का भी एक इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। एल्टीट्यूड पढ़ा होगा आपने ज्योग्राफी में। ठीक है। तो अलग अलग जोग्राफिकल एरियाज होते हैं, और वहाँ पे जो वेदर क्लाइमेट होता है उसके हिसाब से भी वैरायटी देखने को मिलती है। प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज, ठीक है, और फ्लोरा और फोना। मोस्ट आपको बायोडाइवर्सिटी जो देखने को मिलेगी वो ट्रॉपिकल रीजन पे मिलेगी। ध्यान रखिए, हाईलाइट कर देता हूँ, ट्रॉपिकल रीजन्स को हम हाईलाइट किया गया है वैरायटीज ऑफ लाइफ के लिए। जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं, यहाँ पे आपको बायोडाइवर्सिटी के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। इसके बाद इसकी जो नेक्स्ट टर्म है वो है हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हॉटस्पॉट्स बायोडाइवर्सिटी। हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ बहुत ज़्यादा जीव जंतु स्पीशीज कम हो रहे हैं। ठीक है। जहाँ वैरायटी कम होती जा रही है, तो ऐसे एरिया को हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी डिक्लेयर कर दिया जाता है। थ्रेट्स में, सॉरी, ये चीज़ें थ्रेट्स में आती हैं। और जहाँ ज़्यादा होते हैं वहाँ हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी डिक्लेयर कर दिया जाता है। अ रीजन विद हाई बायोडाइवर्सिटी विद मोस्ट ऑफ स्पीशीज बीइंग एंडेमिक। ठीक है। इंडिया हैव टू बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, एक तो है ईस्ट हिमालय और दूसरा है वेस्टर्न घाट। यहाँ ये ईस्ट हिमालय और वेस्टर्न घाट डिक्लेयर कर दिए गए हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के लिए। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी थ्रेट्स में वो एरिया आते हैं जहाँ स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी कम हो जाती है। बायोडाइवर्सिटी एंड बैलेंस ऑफ नेचर, ट्रॉपिकल लेवल्स होता है। ट्रॉपिकल लेवल एलिमिनेशन ऑफ स्पीशीज फ्रॉम द ट्रॉपिकल लेवल कैन कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम, कीस्टोन स्पीशीज होते हैं, निके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है। फैसिलिटेशंस एंड पोर्टफोलियो इफेक्ट भी पड़ता है। तो अभी कुछ रिसेंट इश्यूज हुए थे बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, तो ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सम 75% ऑफ द जेनेटिक डाइवर्सिटी क्रॉप प्लांट्स बी लॉस्ट इन द पास्ट कंट्री सेंचुरी, सॉरी। ठीक है। 75% कुछ जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप भी क्या हो गई है, डिके हो गई है। सम साइंटिस्ट एस्टिमेट दैट एज मैनी ऑफ 3 स्पीशीज पर आर गोइंग टू एक्सटिंक्ट। ठीक है। तो उन्होंने कहा है हर 3 घंटे में एक स्पीशीज क्या हो रही है, घटती जा रही है। एंड 20,000 एक्सटिंक्शंस अकर ईच ईयर, और एक साल में 20,000 एक्सटिंक्शंस तो हो ही जाते हैं। रफली वन थर्ड ऑफ द वर्ल्ड कोरल रीफ सिस्टम हैव बीन डिस्ट्रॉय एंड हाईली डिग्रेडेड। बहुत ज़्यादा कोरल रीफ सिस्टम घटता जा रहा है। 24% of the mammals and 12% of the bird species are currently considered to be globally threatened, जो कि
IUCN की रेड लिस्ट में भी रखा जाता है बहुत सारे ऐसे जीव जंतुओं को, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया, जो एक रिपोर्ट आई थी बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, उसमें ये बताया गया कि भाई 24% तो मैमल कम हो गए हैं और 12% जो बर्ड्स हैं उनकी स्पीशीज कम हो गई हैं, ठीक है। ये भी एक्सटिंक्ट होती होती जा रही है और बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग की पोजीशंस में है। मोर देन 50% ऑफ द वर्ल्ड वेटलैंड्स हैव बीन ड्रेन्ड। तो पूरे वर्ल्ड की बात करें तो जो 50% जो वेटलैंड थी वो क्या हो गई है, सूख गई है। और वहां पे जो जीव जंतु थे वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ठीक है। एंड पॉपुलेशंस ऑफ इनलैंड वाटर एंड द वेटलैंड स्पीशीज हैव बीन डिक्लाइंड बाय 50% बिटवीन द 1970 टू 1999, ठीक है। अब यहाँ पे इसका हमें क्या करना है, हमें काम करना है कंजर्वेशन का। आप कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे हम बायोडाइवर्सिटी इन्वेंट्रीज की बात करेंगे, कंजर्वेशन की बात करेंगे, ताकि जो इतने भी हैबिटेट्स हैं उनके जो घर वगैरह हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। जितने ज़्यादा इनके हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा उतने ही नए नए जीव जंतु पैदा होंगे और उससे हमारी स्पीशीज बढ़ती जाएगी और ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये भी बढ़ती जाएगी। इसके लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करूंगा इंसाइटिव कंजर्वेशन और एक्साइटिव कंजर्वेशन का, जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आज के टाइम में गवर्नमेंट ने भी और बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो भी अपने अपने लेवल पे काम कर रही है, उन्होंने सीड बैंक बनाए हैं, जीन बैंक बनाए हैं, पोलन बैंक बनाए हैं, DNA बैंक बनाए हैं, ताकि इस तरीके से हम बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व कर सकें और प्रॉपर तरीके कंजर्व कर सकें, ठीक है। रिस्टोरेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, री इम्पार्टिंग एनवायरमेंटल एजुकेशन, पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोलिंग अर्बनाइजेशन होना चाहिए। कंट्रोलिंग अर्बनाइजेशन के मैटर्स में बहुत ज़्यादा हम जो फॉरेस्ट होते हैं उनको ख़त्म कर देते हैं, जिससे हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए ताकि हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व और प्रिजर्व कर सकें। सो ओके, थैंक यू वेरी मच।